नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत प्रारंभ पर। जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, अभी जिस कॉन्फिडेंस से मोदी जी ने रजत शर्मा जी के इंडिया टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू तो क्या था, वो एक रॉकस्टार परफॉर्मेंस थी। भारत मंडपम में बकायदा म्यूजिक बज रहा है, रॉक लाउड रॉक म्यूजिक बज रहा है, उसमें एंट्री हो रही है, सुपरस्टार आ रहा है। और वो इंटरव्यू में बहुत जबरदस्त ऐसी ऐसी बातें कही उन्होंने जो आज तक मोदी जी अपनी जो मर्यादाओं का पालन करते थे, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो वो यह दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, अपने विन को लेकर। और ऑलमोस्ट पूरा देश भी अब आश्वस्त है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं और एक बड़ी मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं। कम से कम हम और आप यह कहते हैं, आपका तो लगातार फीडबैक है कि 303 से तो ऊपर ही सीट आएगी हर हाल। तो जो पार्टी इस प्रकार से बढ़ती जा रही है, चुनाव दर चुनाव, तो बाकी पार्टियां सिमटती जा रही, चुनाव दर चुनाव। तो पहले राष्ट्रीय पार्टी एक है कांग्रेस, फिर बाकी कांग्रेस से ही टूट टूट के निकली और कांग्रेस का ही वोट बैंक का शरण करते हुए क्षेत्रीय पार्टियां बनी। तो अब इन क्षेत्रीय पार्टियों को तो एक सीट दो सीट भी नहीं मिल रही। कहाँ बसपा इतनी मजबूत थी, कहाँ पे अब कोई कह भी नहीं रहा है कि एक सीट भी मिल जाए। कहाँ सपा को 3-4 सीट के लाले लगे हुए हैं। ये मैं उनके राष्ट्रीय फलक पर की बात कर रहा हूँ। इस बीच शरद पवार का एक बयान आता है कि 4 जून 2024 के बाद, रिजल्ट आने के बाद सारी क्षेत्रीय पार्टियों का विलय हो जाना चाहिए कांग्रेस में। तो क्या आप इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या कि क्षेत्रीय पार्टियां अब आपस में यदि विलय नहीं करेंगी तो उनके पास वो छोटे वोट बैंक हैं, अब वो मायने नहीं रखते हैं। जो मुसलमान वोट बैंक के भरोसे वो सत्ता में आना चाहते हैं, तो क्या उनका विलय होना आवश्यक हो गया है बाबा जी? सर, अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी ने जब कहा था ना कि आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, तो फिर जब उसने पीछे मौका जब आया और जब पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। सर, पार्टियां विलय तो कर लेंगी आखिर। अच्छा, विलय की नौबत क्यों आएगी ये हम अभी डिस्कस करते हैं इसी वीडियो के दूसरे भाग में। पार्टियां विलय कर लेंगी पर सिर्फ नेता जाएंगे सर, उनका वोट बैंक उनके साथ नहीं जाएगा। क्योंकि इस 2024 के चुनाव की जब समीक्षा होगी 4 जून के बाद, तो आप देखेंगे कि जिन पार्टियों का जो कैरेक्टर था ना कि अपने वोट बैंक को बंधुआ वोट बैंक समझना और उस बंधुआ वोट बैंक की एक हेजुमनी, एक उनका एकाधिकार, उनकी वाली राजनीति करना और उन्हीं के लिए सब कुछ करना और बाकी लोगों को बेवकूफ बना के उनका वोट ले लेना। सर, पंजाब में कहा जाता था जब कोई हिंदू काम लेके जाता था या कोई अन्य काम लेके जाता था तो बेशर्म नेता कहते थे कि क्यों सिंघनियों ने पुत जमने बंद करते जे तू मोनिया का काम लेके आया, जो हिंदुओं का काम लेके आया। ये एक आम डायलॉग होता था सर, अकालियों की सरकार होती थी। या जब सिख हुक्मरान होते थे तो ये शब्द कहा जाता था कि सिंघनिया ने पुत जमने बंद करते, सिखों सिंघनियों ने। हरियाणा में क्या बोला जाता था कि जाटनियों ने छोरे जमने बंद कर दिए क्या, जो हम सारा काम कराएं। सरेआम ऐसे बोला जाता था, इसके बावजूद जनता उनको वोट देती थी। सर, वो हेजेमनी टूट रही है। अब आप एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष, एक समुदाय को सारी मलाई खिलाते रहेंगे और वोट सबका लेते रहेंगे बेवकूफ बना के। अब ये नहीं चल रहा सर। अब तो आपको सत्ता की मलाई
और देश के सभी संसाधनों को गरीब गुरबा के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब इसी चीज की राजनीति चल रही है सर। तो जब अच्छा, क्षेत्रीय राजनीतियां कर जो क्षेत्रीय जो राजनीतिक पार्टियां थी, रीजनल पार्टी, तो वो करती क्या थी? वो इसी तरह की पॉलिटिक्स तो कर रही थी। और धीरे धीरे उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही। जब से भाजपा परिदृश्य में आई है, सभी रीजनल पार्टीज का विस्तार कम हो रहा है। उनका वोट बैंक छोड़ छोड़ के उनको बीजेपी में आ रहा है। तो जब उनके अस्तित्व का संकट पैदा हुआ, तभी तो रीजनल पार्टीज का अन्य पार्टियों में विलय की बात आई। परंतु सवाल तो है कि नेताजी लोग तो विलय कर लेंगे, क्या उनका वोट बैंक भी शिफ्ट होगा उनके साथ? नहीं सर। वोट बैंक अपनी सुविधानुसार अपने मन की पार्टी खोज के वहां चला जाएगा, और विलय वोट बैंक का होगा। नेताओं का विलय नहीं होगा। नेता विलय करें चाहे ना करें, राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपना काम कर लेंगे। बाबा जी, आपने एक बात कही कि विलय वोट बैंक का होगा। तो भारत में एक बहुत मजबूत वोट बैंक है, जो भाजपा से भी ज्यादा मजबूत उसका राजनीतिक तंत्र है, वह है मुस्लिम वोट बैंक, जिसने हर क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस की राजनीति को सदैव प्रभावित किया, सत्ता में उनके साथ सहभागिता की और सदैव उन पर चढ़ के अपना काम कराया उस वोट बैंक ने। और वो वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, बिना सत्ता के रह नहीं सकता। और खुलेआम वो खुद भी कहते हैं कि भाई मुस्लिम वोट बैंक सदैव स्ट्रैटेजिकली वोटिंग करता है जहां पे भाजपा को हराया जा सके, और ये काम वो आज से नहीं, पता नहीं कब से कर रहा है। इसके लिए वो लालू जैसे जंगल राज के प्रणेता, केजरीवाल जैसे महाधूर, सबके पीछे, मतलब आप लिस्ट उठाइए सारे भ्रष्टाचारियों के पीछे अगर कोई खड़ा है तो मुस्लिम वोट बैंक खड़ा है। तो एक तंत्र है, और इसमें मैं सिर्फ मुसलमान वोट बैंक को नहीं जोड़ूंगा, एक बहुत बड़ा वर्ग है, मैं जानता हूं, जो हिंदुओं में भी है, जिसको भाजपा की नीतियां या योगी जी का जो गवर्नेंस सब तक लेके जाना है, या खट्टर जी का जो सब तक, सारे गरीब गुरबों तक सारी पूरी गवर्नेंस लेकर जाना, ये बहुत लोग को पसंद नहीं आता है, जो बीच में मिडिलमैनशिप की जिसकी प्रवृत्ति। तो जैसे आप बता रहे थे कि रीजनल पार्टियों के मतलब लाभार्थी सिर्फ एक जातीय समीकरण या वर्ग नहीं हो सकता। अब वह लाभार्थी पूरे जन जन तक सरकार का लाभ जन जन तक पहुंचना चाहिए, पहुंच रहा है, इसीलिए जातीय दंभ टूट रहा है। तो बाबा जी, तो नेशन वाइड एक वोट बैंक रहेगा, एक मुस्लिम वोट बैंक प्लस जो एंटी बीजेपी वोट बैंक रहेगा, तो वो तो एक जगह आना चाहेगा ना, वो क्यों जो है टुकड़ों में बटा रहना चाहेगा? तो क्या यह वोट बैंक मजबूर करेगा इन बड़े नेताओं को एक साथ आ जाने के लिए, एक झंडे, एक सिंबल के अंदर, ताकि कंफ्यूजन न रहे? सर, मुझे पता है क्या समझ में आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि धीरे धीरे मुस्लिम वोट बैंक और झुंड बना के घेटो मानसिकता के तहत भेड़ बकरी की तरह सिर्फ भाजपा को हराने के लिए नेगेटिव वोटिंग करने वाला ये वोट बैंक धीरे धीरे भारतीय राजनीति में अछूत बनता जाएगा। और भाजपा जो पॉलिटिक्स कर रही है, उसमें भाजपा ऐसा सिस्टम बना देगी, ऐसा माहौल बना देगी कि जो पार्टी इनका वोट या इनके तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करेगी, बहुसंख्यक हिंदू समाज, मेजॉरिटी जो 87% है ना, 86% या 80%, वो उसके खिलाफ हो जाएगी। और सर 80-20 की जब भी लड़ाई होगी तो उसमें 80 ही जीतेगा। और जो पार्टी इनके वोट की राजनीति करेगी, इनका वोट लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास करती दिखाई देगी, वो अछूत हो जाएगी।
वो समय आ गया है। और एक चीज और आपको बताऊं, मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि बहुत जल्दी वोट बैंक की ये जो एकता है मुसलमानों की, इसको भी मैं बहुत जल्दी टूटता हुआ देख रहा हूं। आप देख लीजिएगा कि विद इन 5 इयर्स वो स्थिति आ जाएगी जब मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट के बीजेपी को वोट देने लग जाएगा। तो सर ऐसे केस में जो मुस्लिम हेजमनी है ना भारतीय राजनीति में, कि हम एक मुश्त आपको इतना सारा वोट देते हैं इसलिए आप हमारा तुष्टीकरण कीजिए, हमारा वोट लेना है, तो इसका काउंटर इफेक्ट मोदी ने और बीजेपी ने तैयार कर दिया है कि अगर तुम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए दिखाई दिए तो 80% हिंदू तुमसे छिटक जाएगा। आ जाओ, करो तुम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, हम तुम्हें बताते हैं कि हिंदू तुष्टीकरण कैसे होता है। और इस चुनाव में फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद जो मोदी जी ने अचानक अपनी लाइन परिवर्तन किया, तो आपने देखा नहीं कि इस सो कॉल्ड सेक्युलर गिरोह में ऐसे खलबली मची जैसे कबूतरों के झुंड में जब बिल्ली आ जाती है तो कैसी खलबली मचती, वो खलबली मची। सर इसको हम लोग के यहाँ कहा जाता बाप बाप करने लगे सब। हाँ, कि अरे अब तक हम लोग मुस्लिम 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 की राजनीति करते थे, अरे ये तो मोदी सरेआम हिंदू हिंदू करने लग गया। तो सर एक बात बताऊं, अच्छा मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जितनी भी घटिया राजनीति करने में महारत जो लोग समझते थे ना, या फाउल खेलने में जिन लोगों की महारत थी, जो लोग फुटबॉल में रग्बी खेला, फुटबॉल में ये लोग हैंडबॉल, इन लोगों ने फुटबॉल में हैंडबॉल खेलना शुरू किया था, मोदी और अमित शाह ने उस हैंडबॉल को रग्बी बना दिया। क्या हो बेटा, अब हम तुमको फुटबॉल में रग्बी खेल के दिखाएंगे। तुम हैंडबॉल खेलते थे ना फुटबॉल में, आओ हम रग्बी खेल रहे, आ जाओ हमको पछाड़ के दिखाओ। और आपको मालूम है रग्बी, सर रग्बी अगर आप देखोगे तो रग्बी में जितने पुराने बॉक्सर, पहलवान और जूडो के जो प्लेयर है ना, तगड़े तगड़े 110-10 20-20 किलो वाले, वही कामयाब होते हैं सर। रग्बी में 55 किलो का आदमी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लड़ना 120 भिड़ना धक्का मारना नहीं नहीं वही सर खेल है। 120 किलो का आदमी जब दौड़ता हुआ फुल स्पीड से टक्कर मारेगा तो आप छितरा न जाएंगे। हम्म। तो सर भारतीय राजनीति में मोदी और अमित शाह ने फुटबॉल में हैंडबॉल खेलने वालों के साथ रग्बी खेलने शुरू कर दी। गेम फुटबॉल का ही है, आ जाओ बेटा फुटबॉल खेलो बाबा तो जी हम आपकी फुटबॉल भी आती है, नहीं तो अगर तुमने जी। हैंडबॉल शुरू किया, अगर तुमने फुटबॉल में अगर हैंडबॉल शुरू किया तो बेटा हम तो रग्बी खेलेंगे। हम्म। नहीं, बढ़िया उपमा दी आपने, बहुत बढ़िया उपमा दी। पर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है, जैसे मान लीजिए कभी कभार कोई हिंदू वोट है, वो उसके उसके न मन में, एक तो हम लोग के यहाँ का एक और सीन है कि नाराज हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता भी नाराज हो जाता है, जनता भी नाराज हो जाती है, या थक जाते हैं, या मूड नहीं बन रहा है, तो कभी वो शिवराज सिंह चौहान जी को हटाकर कमलनाथ की सरकार ले आते हैं। कर्नाटक में देखते हुए कि भैया कांग्रेस मुस्लिम के दुराग्रहों को पूरा करने के लिए एकदम बिछी जा रही है, पर फिर भी कर्नाटक में कांग्रेस को जिता देते हैं, क्योंकि एक फ्लोटिंग वोटर होता है जो कभी नाराज हो जाता है, उसको मजा नहीं आ रहा होता है, सड़क में गड्ढे दिखने लगते हैं, बहुत सारी बातें होती है, उनको प्रायोरिटीज नहीं पता होती कि हमें किस आधार पे किस लिए वोट करना है। तो जब विलय हो जाएगा तो ये फ्लोटिंग वोटर तो इनका सबसे बड़ा हथियार हो जाएगा, क्योंकि इनके पास भी एक मस्त वोट बैंक है। तो जैसे ही फ्लोटिंग वोटर को जरा सा भी लगा कि अरे यार मोदी जी अब जो है 15 साल हो गया, मजा नहीं आ रहा, काफी टाइम दे दिया, ये सब कारणों से लोग वोट कर देते हैं दूसरे को कि बस चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज, फॉर द हैक ऑफ चेंज। तो क्या ये भी आप देखते हैं कि ये विपक्षी पार्टियां उस समय का इंतजार कर रही हैं, फटीग का? नहीं, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि 2004 में और 9 में, बाबू जी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है।
2004 में और 9 में। जी अब आ रही है क्लियर आवाज? जी 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 2004 में और 9 में इंडिया शाइनिंग फेल नहीं हुआ था। असल में भाजपा जो है ना, जातीय राजनीति में, जातीय समीकरण साधने में फेल हुई थी। भाजपा सवर्णों की पार्टी बन के रह गई थी। 2014 का चुनाव जीतने के बाद, 2014 का चुनाव तो हिंदुत्व फोर्सेस का चुनाव था, परंतु उसके बाद 2014 के बाद जब भारतीय राजनीति में भाजपा ने ओबीसी और ईबीसी को साधना शुरू किया, तो आज भाजपा ओबीसी और ईबीसी की चैंपियन बन चुकी है। और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो खट्टर साहब ने, मैंने कहा, एक फॉर्मूला दे दिया है पूरे देश में भारतीय राजनीति को, कि राजनीतिक प्रभुत्व वाले प्रभावशाली जो लोग हैं, उनके विपरीत शेष गरीब गुरबा का ध्रुवीकरण कर दो। जैसे उन्होंने जाटों के खिलाफ 35 जाति का ध्रुवीकरण किया हरियाणा में, ठीक वही ध्रुवीकरण में सर पंजाब में होता देख रहा हूं जट सिखों के खिलाफ। जट सिखों की हेजमनी, जट सिखों का प्रभुत्ववादी जो रवैया था कि सब कुछ हमारा है, सबके हर चीज पे, सत्ता पे और समाज के हर संसाधन पे हम ही राज करेंगे, हम ही सारी मलाई खाएंगे, इसको तोड़ दिया है। आप देख लीजिएगा। और इसकी एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, इट टेक्स टाइम। 5 से 10 साल लगते हैं, 5 साल तो मिनिमम लगते हैं। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सर, और आपको अगले 2027 के विधानसभा चुनाव में मैं इसको कंप्लीट होता हुआ दिखाऊंगा आपको। पंजाब में, हरियाणा में तो कंप्लीट हो चुकी है, इस चुनाव में रिजल्ट आ जाएगा अभी 4 जून को, आप देख लेंगे कि किस प्रकार जाटों के सत्ता पर जाटों के एकाधिकार को तोड़कर 35 जातियों ने कैसे उनके इस एकाधिकार को तोड़ा है। सर ये पूरे देश में होगा कि अब किसी एक प्रभावशाली जाति या वर्ग का कब्जा नहीं रहेगा सत्ता पे। गरीब गुरबा यूनाइट होके, जो मोदी जी ने जो 4 जातियां बनाई है ना, यूथ, किसान, यूथ, महिलाएं और गरीब, गरीब। ये जो 4 जातियां हैं ना सर, अब इनका शासन रहेगा देश पे। अब जो जातीय राजनीति होगी, पर वो जातियां 4 ही होंगी, किसान, गरीब, यूथ और महिला। और जी सर इस राजनीति के सामने ना, ये ठाकुर, बाभन, अहिर, जाट, हरिजन, जट सिख, गुजर, ये पॉलिटिक्स चल नहीं पाएगी। जी बाबा जी, एक आखिरी सवाल। भारत में मोदी जी के पदार्पण के साथ जो है हिंदुत्व का उभार होता है, और 2012-13 से फिर यह बयार जो है बहती है, और तमाम कई लोग फिर प्राउड फील करने लगते हैं। और ना सिर्फ राजनीतिक पदार्पण है, एक सांस्कृतिक और ये सभ्यता का उत्थान है। वो सभ्यता जो धीरे धीरे अपना चरण अपने सामने देख रही थी सेकुलरिज्म के नाम पे हर प्रकार से, और किसी ने हमको नहीं छोड़ा। कम्युनिस्टों ने नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने नहीं छोड़ा, बॉलीवुड ने नहीं छोड़ा, विदेशी कंपनियों ने नहीं छोड़ा, किसी ने। ऑफ कोर्स मुसलमान वोट बैंक तो कह ही रहा है कि 700 साल से हम राज करते हैं, फिर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी था। पर मोदी जी के कार्यकाल में, योगी जी के आने के बाद, ये अब प्राउड फील करता है आदमी हिंदुत्व को लेकर। तो ऑफ कोर्स ये जातीय समीकरण भी अब हिंदुत्व नाम के अम्ब्रेला के अंडर सारे आ जाते हैं। पर यदि हिंदुत्व का उभार होता है तो जाहिर सी बात है प्रकृति का संतुलन रहता है सामने। तो जो एंटी हिंदू वोट है, या एंटी हिंदू सत्ता को प्राप्त करने या सत्ता की चाह रखने वाले लोग हैं, वो भी तो एक साथ अलाइन होंगे ही। वो तो ऑलरेडी अलाइंड है ना पहले से, अब और क्या अलाइन होंगे? वो तो ऑलरेडी अलाइंड फॉर्मल है, तरीके से, फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तरीके से अलाइंड है।
उनके उनके फॉर्मल अलाइनमेंट में कमी कहां है? 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से एकमुश्त वोट उन्होंने सपा को दिया है, अब इसमें कोई कसर बाकी थी क्या? आप बताइए। मतलब बसपा एक एक वोट के लिए तरस गई, मुसलमानों के वोट के लिए। तो सर ये तो पहले से अलाइंड थे, इनका ध्रुवीकरण पहले से था। हिंदू का ध्रुवीकरण तो अभी, अच्छा, हिंदू का ध्रुवीकरण अभी शुरू हुआ है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी। और सर 80% हिंदू को यूनाइट कर लेना आसान खेल भी नहीं है ना। उसके अंदर इतनी ज्यादा फॉल्ट लाइंस हैं। सर वो फॉल्ट लाइन सारी, वो जो 4 नई जातियां जो मोदी जी ने पैदा की है ना, this will ultimately lead to the total polarization, the total consolidation of the Hindu vote. जब ठाकुर बाभन वाली जाति टूट के युवा, महिला, गरीब और किसान वाली जब जातियों का जब एकीकरण होगा, हिंदू पोलराइजेशन उस दिन कंप्लीट होगा। अच्छा, एक मिनट, कल का मोदी जी के भाषण को याद कीजिए, जब उन्होंने 17 या 19 पसमानदा मुसलमानों की जातियां गिनाई ना, तो सर वो अगेन रीअलाइनमेंट ऑफ द पॉलिटिकल फोर्सेस। वो जो गरीब, लाभार्थी, युवा, महिला वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उसमें वो अपने आप मर जाके हो जाएंगे। सही कह रहे उनको हैं ये सर। आखिर समझाया जा रहा है कि तुम नहीं, तुम मुसलमान के साथ साथ गरीब भी हो, वंचित भी हो, ये मत भूलो। महिला भी हो, हाँ, महिला हो, तलाक तुम की मारी हो, हलाला की मारी हो। तुम्हारा हलाला होता आया है आज तक। इसे कहते हैं सर रीअलाइनमेंट ऑफ द पॉलिटिकल फोर्सेस, रीअलाइनमेंट ऑफ द वोट बैंक। सही कह रहे हैं सर। आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि जिस दिन आप खुद को मुसलमान की जगह एक पीड़ित, शोषित महिला के रूप में आइडेंटिफाई करने लगेंगे कि मेरे सिर पे जो हमेशा एक दूसरी बीवी की तलवार लटकी है, या हलाला की जो तलवार लटकी है, सर ये है रीअलाइनमेंट ऑफ द पॉलिटिकल फोर्सेस। जब ये अपने आप को मुस्लिम की जगह एक पीड़ित महिला के रूप में आइडेंटिफाई करने लगेगी, और जिस दिन वो उसको ये समझ में आ जाएगा कि यार मेरा तो शोषण इस एक धर्म विशेष के कारण हो रहा था, क्योंकि मैं उस धर्म की हूं, इसलिए मुझे इस काले त्रिपाल में लपेट कर रखा जाता है, इसलिए मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया है, इसलिए मेरा हलाला हो रहा है। तो जिस दिन वो ये, अच्छा, मोदी जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। एक बात बताऊं, कल बहुत बड़ा हथौड़ा मारा है। लोग कहते थे ना कि मुस्लिम महिलाएं चोरी छिपे जो है अपने मर्दों से छुप के जो है मोदी जी को वोट करके जा रही हैं। बहुत वो दिन दूर नहीं है था जब पसमानदा मुसलमान भी जो है शेख साहब के, हैं, सैयद शेख पठान के चंगुल से मुक्त होके एक बेटर लाइफ के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए वोट करना शुरू करेगा। तो ये नेगेटिव अरे वोटिंग, तबलीगी जमात और मौलानाओं के चंगुल से निकलने के लिए। यस। तो सर मोदी बहुत गहरी चोट मार रहे हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ सर, मैंने कहा था कि 2024 के चुनाव के बाद असली रीअलाइनमेंट होगा पॉलिटिकल जी फोर्सेस का, और जिसमें अब हम अपने मूल सवाल पे आते हैं जी। कि विलय पार्टियों का नहीं होगा, रीअलाइनमेंट सर वोट बैंक्स का होगा। सही है। और पार्टियां इसीलिए मिल शायद राहुल
और बड़े बड़े नेता और पार्टियां पीछे मुड़ के देखेंगी तो बोले अरे आधे उधर गए, आधे उधर गए, हमारे पीछे कोई है या नहीं है। यहाँ आपका इस वो उपमा जो है शोले वाली, हाँ, बिल्कुल अब जाके फिट बैठती है, दिखती है सामने कि कि एक दिन अचानक अखिलेश पीछे मुड़ के देखेंगे तो देखेंगे अरे पसमानदा मुसलमान तो है ही नहीं है, महिलाएं तो है ही नहीं है, वो सब तो भाजपा में चली मुसलमान गई। चला गया कांग्रेस में, यादव भाजपा चले गए में भाजपा, जी नहीं, भाजपा में। हाँ। पसमानदा हम्म। मुसलमान और महिलाएं और बच्चे, लड़कियां हम्म। भाजपा में चली गई कि हलाला से सिर्फ एक पार्टी बचा सकती है। सर नई उम्र की कोई लड़की बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना चाहती। सही बात है। और जाहिर सी बात है सर, मुसलमानों में भी कुछ लोग इंसान होते हैं, उनको भी अपना इंसान होना समझ में आएगा, जो सर ठोक पीट के। सर इंसान हो चाहे ना हो, उनको इंसान होने का एहसास कोई न कोई किसी दिन करा देगा। और मोदी जैसा लीडर होगा तो जरूर करा देगा। रही सही कसर योगी जी आके करा देंगे तो। हाँ मोदी जी का अपना। जी सर, एक कबीर जी का दोहा है, दोहा तो नहीं पढ़ूंगा, उसका भावार्थ है यहाँ पे कि जब घड़ा बनता है, कुम्हार घड़ा बनाता है तो कच्ची मिट्टी को अंदर से एक हाथ से सपोर्ट दिए रहता है, ऊपर से ठोकता रहता है। तो ये जो है, ये जो रीअलाइनमेंट है कच्ची मिट्टी का, अंदर से मोदी जी सपोर्ट दे रहे हैं, बाकी ऊपर से योगी जी अपना हल्का हल्का थाप देके एक बढ़िया रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत क्लियरली बताने के लिए। और मेरे ख्याल से आई थिंक आप पहले हैं जो इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि पोस्ट 24 विपक्ष का क्या होगा। भाई बहुत क्लियरली कि कई नेता गायब हो जाएंगे, जो उनके पीछे से उनका वोट बैंक खिसक चुका होगा, वोट बैंक का अलाइनमेंट होगा। ये बड़ी बात आपने कही। आई थिंक ये आज हम लोग का जो है सबसे बड़ा हासिल है कि एंड दिस विल बी द एनालिसिस, द रियल एनालिसिस, दिस इज द रियल एनालिसिस एक्चुअली। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और बहुत क्लियरली अपने जमीन के सारे अनुभव को हमसे साझा करने के लिए, और वोट बैंक को, नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों का परिवर्तन देखने के लिए और हम तक लाने के लिए। और लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टियों पर बातचीत करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी पर या उन सब पर इसलिए बातचीत करते हैं ताकि हम अपने जीवन में हो रहे बदलावों को देख सके, समझ सके, और हम आसपास के जीवन को ही ऑब्जर्व कर सके और उससे जो हम पर फर्क पड़ता है उसको भी जान सके। और यही हम आप दर्शकों के साथ भी साझा करने का प्रयास करते हैं। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।